मेरा नाम साध्वी ज्ञानेश्वरी है। ये मेरा सन्यास का नाम है और मैं लुधियाना से हूँ, बेसिकली बोर्न एंड ब्रॉट अप इन टूटती लुधियाना। सांसों में, मैं लुधियाना की एक घुटी बिज़नेस फैमिली घुटी में मेरा जन्म आसों हुआ में और जब मेरे कोई माता-पिता मिल जाता हमारे गुरुदेव के उपवन सा शिष्य थे। खेलता। अपने विवाह से भी पहले से गुरुजी से जुड़े हुए थे। मेरे गुरुदेव का नाम है ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज और गुरुजी अभी शरीर में नहीं हैं। मैं 1992 में गुरुदेव के प्रवचन बचपन से सुनती थी और उस समय तक मैंने एमए इंग्लिश कर लिया था और एमए इंग्लिश करने के बाद मुझे लगा कि मेरा जीवन जो है वो सब लोगों की तरह नौकरी करना और कमाना और खाना उसके लिए नहीं है। मुझे कुछ और अलग करना है। तो गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर उनके प्रवचन जो थे वो मेरे लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी थे और उनके प्रवचनों को सुनकर मुझे लगा कि हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है ये बहुत ही वैज्ञानिक है और इस इसको समझना और अपने जीवन में उतारने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे घर छोड़कर निकलना होगा। 1992 अप्रैल 1992 में मैंने ये डिसीजन लिया एंड आई वाज़ वेरी लकी कि मेरे माता-पिता ने मेरा साथ दिया और सपोर्ट होता है, सभी माता-पिता को होता है, लेकिन मेरे माता-पिता को भी हुआ। पर उन्होंने दे वर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं फाइनली उस समय घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद मैं चंडीगढ़ में हमारे गुरुजी का आश्रम था, वहाँ पर हमारा बीएड कॉलेज ब्रह्मर्षि मिशन का बीएड कॉलेज प्रारंभ होने जा रहा था। तो 1993 में उसका फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उसी कॉलेज से योग में बीएड करी। बीएड करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें और पढ़ना चाहिए। देन आई वेंट फॉर एमएड एंड देन आई जॉइन्ड फिलॉसफी डिपार्टमेंट इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस से एमए फिलॉसफी भी की। उसको करने के बाद मुझे लगा कि अभी और मुझे साधना करने की ज़रूरत है। 1998 तक मैं सफ़ेद वस्त्रों में रही और कई प्रकार की स्ट्रगल्स भी हुई, साधना में भी व्यवधान भी आते हैं और साधना में कठिनाइयाँ भी आती हैं। उन सभी को गुरुजी की कृपा से पार करते हुए 1998 14th अप्रैल 1998 को मुझे गुरुदेव ने हरिद्वार के महाकुंभ में सन्यास की दीक्षा दी। सन्यास की दीक्षा लेने के बाद चंडीगढ़ में ही हमारा जिस कॉलेज में मैं पढ़ी थी, उसी कॉलेज में मैं एज़ अ लेक्चरर कुछ समय तक पढ़ाया भी। फिर हमारी संस्था की एक मंथली मैगज़ीन निकलती थी डिवाइन रेडियंस, उस मैगज़ीन में भी काम किया। सन 2000 में मैं यूके गई। यूके में, हॉलैंड में, यूरोप के कई देशों में मैंने अपनी भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन धर्म, योग और फ़िलॉसफ़ी पर काम किया। वहाँ के बच्चों में काम किया जो हमारे भारतीय लोग हैं। उनके बच्चों में हमारे इंडियन संस्कार आएँ, भारतीय संस्कार आएँ, उसके लिए वहाँ पर भी मैंने कुछ समय तक काम किया। फिर उसके बाद विदेशों में काम करने के बाद मैं सन 2002 में हमारे गुरुदेव ने एक यात्रा निकाली थी, जन जागृति महाअभियान यात्रा। गुरुजी अखिल भारतीय संत समिति के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसमें कन्वीनर थे, संयोजक थे और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो उस यात्रा में गुरुजी के साथ मुझे भारत में काफ़ी देर तक काफ़ी जगह पर भ्रमण करने का एक लंबा अवसर मिला और फ़रवरी 2002 में गुरुजी ने समाधि ले ली। वो बहुत टफ़ टाइम था क्योंकि बचपन से गुरुजी का साथ मिला था, उनका आशीर्वाद मिला था। तो वो बात बहुत हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था हमारे लिए, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी ने जिस चीज़ के लिए पढ़ाया, लिखाया, सब तैयार किया है,
अब वो काम करना है। तो फाइनली 2003 में मैंने ये निर्णय किया कि मुझे मध्य प्रदेश में काम करना है। जुलाई 2003 में मैं जबलपुर शिफ्ट हो गई और यहाँ पर हमारी संस्था का पहले से एक स्कूल था जिसमें लगभग 40-45 बच्चे पढ़ते थे। वो सब बच्चे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे थे, मजदूर परिवारों के बच्चे थे और जबलपुर में आसपास के क्षेत्रों से उन बच्चों को लाकर हमने पढ़ाना, उनको योग्य बनाना और सबसे बड़ी बात सदियों से आदिवासी बच्चों में जो हीन भावना थी उसको कैसे हम निकालें, उनको कॉन्फिडेंट बनाएं और मेन स्ट्रीम में लाकर उन बच्चों को हम कैसे खड़ा करें, ये हमारे लिए एक चैलेंज था। उसको 2003 में मैंने प्रारंभ किया और हमें गांव-गांव जाना पड़ता था, घर घर में जाना पड़ता था, लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। लेकिन इतना डर और इतना संकोच उन लोगों में था, वनवासी लोगों में, कि उन्हें लगता था कि ये हमारे बच्चों को ले जाएंगे और ले जाकर ये कहीं उनसे मजदूरी ना कराएं, या क्योंकि मैं एक सन्यासी थी तो उनको लगता था कि कहीं हमारे बच्चों को सन्यास ना दे दें या सन्यासी ना बना दें या बच्चों को बेच ना दें या कुछ गलत काम ना हो बच्चों के साथ, तो उनमें बहुत डर था। खैर धीरे धीरे उन बच्चों को वहां से लाकर कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब 1 साल बाद 2 साल बाद उन बच्चों में ओवरऑल चेंज देखने को मिला तो लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति आना शुरू हुई और जहां हमें हर साल एडमिशन के समय लोगों के घरों में जाना पड़ता था, स्टाफ को भेजना पड़ता था, लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। एक समय अब ऐसा आ गया कि उस समय हमने 10 बच्चों से जो स्कूल शुरू किया था, today we have 500 plus students in our school and out of 500 plus we have 50 in the hostel also. हॉस्टल में वो बच्चे हैं जो इंटीरियर ट्राइबल एरियाज के बच्चे हैं जिनके गांव में 5वीं तक प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन उसके बाद सीनियर क्लासेस की और अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था अभी भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम हॉस्टल में रखकर उनको पढ़ाते हैं। हमारा स्कूल जो है ये मध्य प्रदेश स्टेट एजुकेशन बोर्ड से एफिलिएटेड है और KG 1 से लेकर 12th क्लास तक, 12th क्लास में कॉमर्स, आर्ट्स, बायो, नॉन मेडिकल, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम KG 1 से लेकर 12th क्लास तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि KG 1 से लेकर 12th क्लास तक, नर्सरी टू 12th क्लास, द एजुकेशन सिस्टम इन आवर स्कूल इज ऑन 0 फी, नो फी एट ऑल। फ्री स्कूल है, लेकिन फ्री स्कूल होने के साथ साथ बच्चों को हम पूरी फैसिलिटीज देते हैं। बच्चों के लिए गेम्स भी हैं, बच्चों के लिए साइंस लैब भी है, कंप्यूटर लैब भी है, स्मार्ट क्लास भी है, लाइब्रेरी भी है, स्पोर्ट्स भी है, ओपन जिम भी है और बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ में और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। कॉम्पिटिशन्स पे जाते हैं बच्चे। और 10th, और ख़ास बात यह है कि 10th और 12th क्लास के जो हमारे बच्चे, तो बोर्ड क्लासेस के बच्चे होते हैं, वी गिव 100% रिजल्ट्स। और 100% रिजल्ट्स के साथ साथ हमारे जो टॉपर बच्चे होते हैं वो 90+ परसेंटेज लेने वाले होते हैं, 95%, 96% मार्क्स लेने वाले बच्चे होते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके घरों में कोई बच्चों को गाइड करने वाला नहीं है और एक कमरे के घर में वो बच्चे रह रहे हैं। और केवल रह नहीं रहे, वो बच्चे नदी के किनारे कोई दिए बेचता है, कोई नारियल बेचता है, कोई प्रसाद बेचता है, कोई चाट फुल्की का ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई बच्चों की माताएं जो हैं वो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करने जाती हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। और जब नदी के किनारे सवेरे 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक दिया बेचने वाली बच्ची 10th क्लास में 94% मार्क्स देती है, तो उनके माता पिता को ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें।
क्योंकि वो इतने ज्यादा गौरव का अनुभव करते हैं कि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि हम इन बच्चों के लिए आगे क्या करें। तो ऐसे जो ब्राइट और प्रॉमिसिंग बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम हायर एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट करते हैं। हमारे हॉस्टल के और हमारे स्कूल के बच्चे कुछ मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ते हैं, कोई फिजियोथेरेपी में पढ़ रहा है, कोई पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहा है, नर्सिंग कॉलेज रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, साइंस में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं ताकि वो बच्चे जिनकी पीढ़ियों में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कई बार तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पूरे गांव में वो बच्चा पहला इंजीनियर होगा, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको हम पढ़ाकर, उनको योग्य बनाकर समाज को ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और सिंसियर बच्चे देते हैं, और एक सुंदर समाज की रचना के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये काम कर रहा है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। उन बच्चों के ही माताएं, उनके घरों के लोग जो हैं, उनको जहाँ पर जरूरत पड़ती है हम जॉब्स भी देते हैं। बच्चों को हम स्वावलंबी भी बनाते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल में जितने बच्चे रहते हैं उन बच्चों के लिए अपना काम स्वयं करने की हॉस्टल के बच्चों की व्यवस्था है। उनको अपने बर्तन खुद साफ करने हैं, अपने कपड़े खुद धोने हैं, उनको सफाई अपने हॉस्टल की खुद करनी है, ताकि वो बच्चे यहाँ से 12th तक पढ़ने के बाद कहीं और भी जाएंगे तो उनको अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्वयं के काम के लिए और कम मुंह न देखना पड़े। क्योंकि ये बच्चे बेसिकली गांव के बच्चे हैं और बहुत मेहनती बच्चे हैं, पेड़ों के नीचे खेलने वाले बच्चे हैं। तो इनको हम नेसेसिटीज तो सब देते हैं लेकिन लग्जरीज अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास से पढ़ने के बाद जब ये फिर से गांव में जाएंगे तो इनके माता पिता इनको लग्जरीज नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था के साथ आज हमारे पास 500+ बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मेरे साथ मेरी एक सबॉर्डिनेट हैं साध्वी मैत्रेयी जी, वो स्कूल का हमारा पूरा प्रोजेक्ट देख रही हैं। 2008 में जब हम स्कूल का काम कर रहे थे तो मेरे पास एक आदिवासी लड़की आई थी, बहुत छोटी सी एज थी, 28 साल की। 2004 में वो मेरे पास आई थी एंड व्हेन शी वाज अराउंड 28, 2008 में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। शी हैड ब्रेस्ट कैंसर और काफ़ी एडवांस स्टेज थी, और जब उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया, ऑपरेशन भी कराया, कीमोथेरेपी भी कराई, रेडिएशन भी कराई, सब कुछ कराया, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं बचा पाए। 2010 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के समय जो उसकी टर्मिनल स्टेज थी, उस टर्मिनल स्टेज में हमें ऐसा लगा कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, हर कैंसर पेशेंट के साथ यही स्थिति होती है और उसके परिवार की भी यही स्थिति होती है। बहुत पेनफुल स्टेज होती है, और ऐसी स्टेज में कैंसर पेशेंट जब होता है तो उसका परिवार भी उतनी ही वेदना को झेलता है। तो जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि हमें कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये हमें नहीं मालूम था। 2012 में मेरा यूके जाना हुआ। यूके में मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात की, मुझे वहाँ किसी ने सजेस्ट किया कि आपको हॉस्पिस देखना चाहिए। हॉस्पिस का नाम हमारे देश में बहुत कम लोग जानते हैं। हॉस्पिस वो जगह होती है जहाँ टर्मिनल स्टेज के पेशेंट्स को रखा जाता है। यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोप में हॉस्पिसेस हर तरह की बीमारियों के लिए होते हैं, और जहाँ जब टर्मिनल स्टेज हो जाती है और पेशेंट को हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते हैं और घर वाले उनकी सेवा उस स्थिति में करने में समर्थ नहीं होते, तो उनको हॉस्पिस में रखा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सुना जब मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए। मैंने वहाँ के हॉस्पिसेस की अपॉइंटमेंट ली वहाँ से, और मैंने जाकर देखा। तो एक बार तो मुझे लगा कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव और बहुत लग्जूरियस वो सब व्यवस्थाएं थी। फिर बाद में ये रियलाइज़ किया कि हमें जिन लोगों के लिए काम करना है उनके लिए हमें लग्जरीज की आवश्यकता नहीं। 2013 में हम लोगों ने यहाँ पर विराट हॉस्पिस प्रारंभ किया, और You'll be surprised कि जब हमने विराट हॉस्पिस प्रारंभ किया, we actually had nothing with us। हमारे पास कुल मिला के 2.5-3 लाख रुपया था जो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, और हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। We started with 7 beds।
और 7 बिस्तर के साथ जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो बहुत समय तक तो हम लोगों को कोई अपनी बिल्डिंग भी देने को तैयार नहीं था इस प्रोजेक्ट के लिए। रीजन बीइंग कि हमें ये सबको पता था कि जब हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, कैंसर के टर्मिनल स्टेज के पेशेंट्स को जब हम अपने पास रखेंगे तो ये निश्चित था कि उनकी डेथ होगी। और हॉस्पिटल वाले भी अपनी बिल्डिंग देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि उससे हमारी हॉस्पिटल का डेथ रेट बढ़ेगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कोई देता था कि हमारी प्रॉपर्टी में रोज डेथ्स होंगी। तो कुल मिला के कोई भी हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। फिर हमारे अपने एक परिचित थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा एक ड्यूप्लेक्स खाली हुआ है, आप उसमें स्टार्ट कीजिए। तो वी स्टार्टेड राइट अवे। हमें वो ड्यूप्लेक्स मिला, उस ड्यूप्लेक्स में हमने 7 बेड्स का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और 7 बेड्स के इस प्रोजेक्ट में जब हमने तो लोगों को लगता था कि जिन लोगों ने बचना ही नहीं है उन लोगों पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्या है। हर तरह की सोच के लोग थे, कुछ एनकरेज करने वाले लोग भी थे और कुछ डिस्करेज करने वाले लोग भी थे। एनीहाउ वी स्टार्टेड एंड वी सक्सीडेड। हम लोगों के पास आज 14 अप्रैल 13 में स्टार्ट करके और अभी 14 अप्रैल नेक्स्ट मंथ में 9 वर्ष हो जाएंगे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए विराट हॉस्पिस के नाम से। और इस हॉस्पिस विराट अभी तक हम लगभग 1600 कैंसर पेशेंट्स को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इन पेशेंट्स के लिए 24 घंटे हमारे पास नर्सिंग स्टाफ रहता है। खाना बनाने वाले कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, केयरर स्टाफ है, उनकी सेवा के लिए लोग हैं। डॉक्टर हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता, वो एक ऐसे डेडिकेटेड व्यक्ति हैं जिनके कारण हम ये प्रोजेक्ट आ पा रहे हैं। और वो डेली आते हैं, डेली मीन्स विदाउट फेलियर। वो डेली आते हैं, पेशेंट्स की पूरी लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं कि किस पेशेंट को क्या ज़रूरत है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो लास्ट डे पेनफुल होती है कि ऐसे समय में परिवार भी टूट जाता है। और परिवार अगर पेशेंट खा लेता है तो परिवार भी खा लेता है, पेशेंट सो लेता है तो परिवार भी सो लेता है। पेशेंट ने अगर नहीं खाया तो परिवार भी भूखा रह जाता है, और पेशेंट जाग रहा है तो पूरा परिवार जाग रहा है। ऐसे में अगर परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है तो वो व्यक्ति पेशेंट की सेवा करेगा या घर का खर्च चलाएगा, एक बड़ी समस्या हो जाती है। हमारे यहाँ एक मरीज के साथ परिवार का एक व्यक्ति रहना अलाउड है। काम पेशेंट का पूरा स्टाफ ही करता है, लेकिन पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउड इसलिए है ताकि पेशेंट को ये ना लगे कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल जवाब दे देता है कि अब जितने दिन हैं आप ले जाइए, घर पर रखकर सेवा कीजिए। और अंतिम अवस्था में पेनफुल इतना होता है कि परिवार चाहकर भी उस पेशेंट को वैसी सेवा नहीं दे पाता जितनी सेवा का वो हकदार होता है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कोई अच्छी स्वादिष्ट चीज होती है तो हम उसको बहुत रिलिश करके धीरे धीरे करके खाते हैं। लेकिन अगर जिसके पास जीवन ही बहुत थोड़ा सा बचा है, वो उस जीवन को अगर उसके जीवन का वो छोटा सा समय जो है उसको हम ज्यादा एंजॉयबल, पीसफुल, कंफर्टेबल और सबसे बड़ी बात हम उसको सम्मानजनक बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि उस पेशेंट के लिए ये बहुत रिलीफ वाली बात होती है। क्योंकि घर पर अगर पेशेंट है तो परिवार के लोग, बड़ा घाव है, परिवार के लोग एक बार ड्रेसिंग कराएंगे, 2 बार कराएंगे, कितनी बार आप नर्सिंग स्टाफ को बुलाएंगे या दर्द के लिए इंजेक्शन लगाएंगे, और बड़े बड़े घाव के लिए तो और भी समस्या हो जाती है। फिर वो सारी हर्डल्स रहती हैं परिवारों के लिए। बस हमारे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है उसको आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू एड लाइफ टू द डेज व्हेन डेज कैन नॉट बी एडेड टू लाइफ। और ये पूरा जो संकल्पना है वो यही है कि जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो संकल्प का उदय होता है, और जब सारे विकल्प कैंसर पेशेंट के जीवन में खत्म हो जाते हैं
तो विराट हॉस्पिस जैसी एक संस्था रहती है जो उनको जीवन के अंतिम समय में पीस, कंफर्ट और डिग्निटी देती है कि उनकी सम्मानजनक मृत्यु हो। और हमारी कोशिश रहती है कि हम पेशेंट के इच्छा हो, जैसे एक बच्ची हमारे यहाँ थी, उन दिनों जबलपुर में मोहनजोदारो पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, तो ऋतिक रोशन जबलपुर में आया था। उस बच्ची ने 16 साल की बच्ची थी, उस बच्ची ने कहीं न्यूज़पेपर में देख लिया कि ऋतिक रोशन जबलपुर में है। बीइंग अ यंग स्टूडेंट, तो उसको बहुत अट्रैक्शन था। उसने कहा कि दीदी मैं ऋतिक रोशन से मिलना चाहती था कि एक बॉलीवुड एक्टर और इतना रेनाउंड एक्टर, उसको हम कैसे उस कैंसर पेशेंट बच्ची से मिलवाएं। कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके किसी तरह हम लोगों ने मैनेज किया और ऋतिक रोशन ने अराउंड 20 मिनट्स का टाइम उस बच्ची को दिया। और उस बच्ची ने जो वो 20-25 मिनट उसके साथ बिताए, वो उसके जीवन के सबसे ज़्यादा अनमोल क्षण थे। और उसके 15 या 20 दिन बाद उस बच्ची की डेथ हो गई, वो उसकी लास्ट विश थी। तो इस तरह से हमें लगता है कि हम जीवन में दिन तो नहीं भर सकते, लेकिन जितने दिन हैं उनको करते हैं। और हमारे यहाँ जो शिक्षा का और स्वास्थ्य का ये दोनों प्रकल्प हैं, ये दोनों प्रकल्प जो हैं ये पूरी तरह से निशुल्क हैं और हम लोग सरकार से भी इस तरह की एड नहीं लेते। ये पूरा का पूरा दोनों जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये केवल और केवल समाज के सहयोग से, समाज के योगदान से, डोनेशन से, जनरल सोसाइटी की डोनेशन से ये दोनों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और हमारे यहाँ गौशाला भी है, देसी गाय का दूध हम बच्चों को भी और पेशेंट्स को भी देते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सके। और बस इसी आशा के साथ विराट हॉस्पिस की हम लोगों ने स्थापना की, स्कूल की स्थापना की कि हमने इस समाज से जो लिया है, सिर्फ हमने नहीं, हर व्यक्ति समाज से लेता है। और हम लोगों ने सब व्यक्ति, सब लोग जो समाज से कुछ ना कुछ लेते हैं, उस समाज के कारण हम योग्य बने हैं। उस समाज के कारण हमें भोजन, वस्त्र, आवास, सड़क, गाड़ी, मोबाइल, हर एक चीज इस पूरे समाज की कंट्रीब्यूशन से मिली है। तो जब तक हम इन रिटर्न इस सोसाइटी को कुछ हम नहीं देते, तब तक हम इस समाज के ऋणी रहेंगे। उस समाज का ऋण उतारने के लिए हम सबका कर्तव्य है कि हम किसी न किसी तरीके से इस सोसाइटी को, सोसाइटी के काम में, सोसाइटी की समस्याओं में किसी न किसी तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, तो ये समाज एक सुंदर स्थान बन सकता है। और बस हॉस्पिसेस हमारे देश में बहुत कम हैं, टोटल 10 या 11 हॉस्पिसेस हैं, जबकि बहुत आवश्यकता है क्योंकि कैंसर पेशेंट्स जितनी गति से हमारे समाज में बढ़ रहे हैं, उन कैंसर पेशेंट्स को अंतिम अवस्था में रिलीफ मिल सके, उसी इच्छा के साथ, उसी संकल्प के साथ हमने इसकी स्थापना की थी। और विराट हॉस्पिस अपने आप में दुनिया का अकेला ऐसा हॉस्पिस है जहां मॉर्फिन नहीं दी जाती। तो ऐसे मध्य प्रदेश में अकेला एक हॉस्पिस है, एक ही है, वन एंड द ओनली। और मध्य प्रदेश नहीं, आसपास के स्टेट्स में भी कोई हॉस्पिस नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारी स्टेट्स में कोई हॉस्पिस नहीं है। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम जितना अपने लेवल पे कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा समाज, इस पूरे यज्ञ में इसे कहूंगी कि ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में इस पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और इस समाज के ही रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। इसी में अपने जीवन की सार्थकता को मैं सोचती हूँ कि अगर हम हर व्यक्ति ये सोचे कि समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, तो अपना कल्याण तो होगा ही, सुंदर समाज का निर्माण भी होगा। और समाज के निर्माण में सहयोग देना, थोड़ा कंट्रीब्यूट करना हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।